So hello everyone, today we are going to complete your chapter number 4. ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में. देखो सब कुछ मैंने पढ़ाया था. कमर्शियल बैंक कैसे फॉर्म हुआ, कब नेशनलाइज किए गए, कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है 20, प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने 22, फॉरेन बैंक है 44, आरआरबीज है 56. बाय द वे फॉरेन बैंक क्या होता है, मैंने बोला था जिसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर होता है. फिर हम लोगों ने पूरा बैंकिंग सेक्टर का हिस्ट्री डिस्कस किया था. आप देख रहे हो, बैंक ऑफ बंगाल, कैलकाटा, एसबीआई, इंपीरियल बैंक उसका पुराना नाम था. नेशनलाइजेशन हुआ कब, 1969 में. 14 मेजर बैंक्स, देन फर्दर 6, देन मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स. ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास. फिर डेवलपमेंटल बैंक का डिफरेंस अलोंग विद द कमर्शियल बैंक का डिफरेंस. ठीक है, फिर ये जन धन दर्शक ऐप एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे आप लोग अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को घर बैठे लोकेट कर सकते हो. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. बट लास्ट क्लास मैंने बोला था एनबीएफसी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, बट टाइप्स मैंने नहीं पढ़ाया था, तो टाइप्स आज हम लोग करेंगे. अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास स्टार्ट कर दिया था क्या? जी हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर भी स्टार्ट किया था, याद है? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज्ड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, पेड अप क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होता है, और फिर राइट इशू क्या होता है. तो मुझे बताओ, जब कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू करता है, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देता है? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. तो इस इशू को क्या बोला जाता है? इस इशू को क्या बोला जाता है? वांट द आंसर. व्हाट दिस इशू इज कॉल्ड एज? बताओ क्या बोला जाता है इस इशू को? इस इशू को क्या बोला जाता है भाई? इस इशू को क्या बोला जाता है? आई वांट द आंसर. वेरी गुड, राइट इशू बोला जाता है. एक्सीलेंट. और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है अपनी इंप्लॉइज को या डायरेक्टर्स को, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल नो हाउ प्रोवाइड किया कंपनी को, तब उसको क्या बोला जाता है बताओ? तब उसको क्या बोला जाता है बताओ? स्वेट इक्विटी शेयर्स. वेरी गुड, स्वेट इक्विटी शेयर्स. ठीक है, फिर आप मुझे अब एग्जांपल बताओगे, इसका आंसर बताओगे. ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिन्हें डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी ने लॉस किया, तब भी बाद में जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो करंट ईयर के प्रॉफिट से उन्हें पास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर होगा. मतलब उन्हें हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलना है, चाहे कंपनी लॉस कमा रहा है चाहे प्रॉफिट कमा रहा है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड. वेरी गुड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. और जब उन्हें नहीं मिलता है इन द इवेंट ऑफ लॉस, तो नॉन क्यूमुलेटिव हो गया. ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके पास राइट है कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर में. ठीक है, या तो पूरा फुल्ली या पार्टली. ये कौन सा शेयर होता है? ये कौन सा शेयर होता है बताओ? फुल्ली और पार्टली. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. वेरी गुड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको नॉर्मल डिविडेंड तो मिलता ही है, प्लस जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है ना, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलता है. दे गेट अ परसेंटेज ऑफ सर्टेन एक्स्ट्रा सरप्लसेस और प्रॉफिट. ठीक है, बिसाइड्स गेटिंग द नॉर्मल डिविडेंड उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर. वेरी गुड. तो अगर ये सब आपको याद है, मतलब आपको पूरा याद हो गया चैप्टर अच्छे से. फिर आप मुझे और एक चीज का आंसर दोगे. सबसे पहला डेवलपमेंटल बैंक इंडिया का कौन सा था? Name the first developmental bank of India, which was established in the year of 1948. IFCI, Industrial Finance Corporation of India, 1948. बट याद है मैंने आपको बोला आपके बुक्स में अभी भी वो डेवलपमेंटल बैंक के अंदर दिखा रहा है, बट इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एनबीएफसी कंपनी. मैंने बोला था, बट आपके बुक्स में नहीं दिया है. फिर याद है मैंने बोला था डेवलपमेंटल बैंक में आईसीआईसीआई और आईडीबीआई भी आया करते थे, बट दे हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल बैंक. तो एट प्रेजेंट आईएफसीआई आपके बुक में दिया हुआ और सिडबी दिया हुआ है. सिडबी इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल बैंक. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. ठीक है, क्लियर है? नबार्ड भी मैंने बोला एक डेवलपमेंटल बैंक है. डिडंट आई टेल यू नबार्ड इज अ डेवलपमेंटल बैंक? अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था ना कि बैंक्स का टाइप्स है, याद है? बैंक्स का टाइप्स, कमर्शियल बैंक का 4 टाइप, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी. फिर मैंने बोला था आरआरबी को कोई रीफाइनेंस करता है. कौन रीफाइनेंस करता है? आरआरबी रूरल क्रेडिट के लिए लोन देता है, तो उसको पैसा कौन देता है? नबार्ड. नबार्ड इज ऑल्सो रीफाइनेंसिंग आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक. न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आपको पता है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है. ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक दो एग्जांपल दोगे? याद है कैथोलिक बैंक था एक तो, कैथोलिक, यूनियन बैंक. ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ. साउथ इंडियन बैंक. ठीक है, ये सारे ओल्ड है, पुराने, लेकिन अभी भी ऑपरेट करते हैं इंडिया में. जम्मू एंड कश्मीर है ना, बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था. नैनीताल बैंक. ठीक है, ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है. एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ जो पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद भी नेशनलाइज नहीं है.
सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज है एक्सेप्ट वन जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, एसबीआई। और एसबीआई को ही तो नाम को रीनेम किया गया है एसबीआई। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? एसबीआई का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम फॉर एसबीआई? इंपीरियल बैंक। वेरी गुड, इंपीरियल बैंक था उसका पुराना नाम। बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे मर्ज करके इंपीरियल बैंक क्रिएट किए थे, याद है? फिर मैंने बोला था बैंक ऑफ बंगाल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम्स, ठीक है। फिर लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है। कमर्शियल बैंक सबको लोन देता है, एनबीएफसी सर्टेन पर्पस के लिए लोन देगा। फिर मैंने बोला था एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, पब्लिक डिपॉजिट लेता है, लॉन्ग टर्म लेगा, ठीक है, एफडी लेगा, टर्म डिपॉजिट लेगा, लेकिन डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप एनबीएफसी कंपनी के संग। कभी देखो करंट अकाउंट खुल रहा है एनबीएफसी के संग, लेकिन कमर्शियल बैंक के संग खुलता है। एनबीएफसी का कोई चेक इशू नहीं कर सकता, इट कैन नेवर इशू चेक ड्रॉन ऑन इट्स ओन अकाउंट, ओन नेम, लेकिन कमर्शियल बैंक में चेक इशू होता है ना, ड्रॉन ऑन इट्स ओन नेम। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड अ कमर्शियल बैंक। और तीसरा, कोई रेगुलेशंस के हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला था कमर्शियल बैंक में मिनिमम गारंटी है, क्रेडिट गारंटी है कि आपका अगर पैसा डूबेगा तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगा 5 लाख तक, लेकिन एनबीएफसी में कोई क्रेडिट गारंटी बोलकर नहीं है। एनबीएफसी कंपनी क्या क्या कर सकता है? लोन्स एडवांसेस दे सकता है, शेयर्स भी एक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी कंपनी भी होते हैं, जिन लोग शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाते हैं और उनका मार्जिन देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द एनबीएफसी कंपनी। हायर परचेज के बिजनेस में, यानी कोई असेट खरीद रहा है कोई, तो उसके लिए फाइनेंस करते, चिट फंड, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल में एंगेज नहीं हो सकते। समझ में आया? सो दैट इज द टाइप्स ऑफ एनबीएफसी कंपनी। तो कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कैन नॉट इशू चेक, नो क्रेडिट गारंटी टू द डिपॉजिटर। सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, यस और नो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एनबीएफसी कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होगा, खुद सोच के बताओ। सबसे पहला टाइप है एनबीएफसी कंपनी का असेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी पता है क्या करेगा? जैसे मान लो आप एक फार्मर हो, आपको लोन चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए। ट्रैक्टर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए कि अनप्रोडक्टिव? कार लोन नहीं देगा एनबीएफसी कंपनी आपको। अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए लोन चाहिए, बिजनेस का असेट खरीदने के लिए, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी आप क्रिएट कर रहे हो, तब उसके लिए एनबीएफसी लोन देगा। अब खुद का प्राइवेट कार चाहिए तो उसके लिए लोन नहीं देगा। तो कार भी तो एक एसेट हो गया, लेकिन वो प्राइवेट पर्पस के लिए, उसके लिए कोई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं क्रिएट कर रहे हो। अब मान लो आप कोई फैक्ट्री बैठाए, आपको एक लैथ मशीन चाहिए, LATHE, लैथे मशीन, ठीक है, जिससे आप नए नए गुड्स को बनाना चाह रहे हो। सो कैन आई से इट इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। उसके लिए आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने जा सकते हो क्या? हाँ। तो कौन सा एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देगा असेट के ऊपर? एसेट फाइनेंस कंपनी। Asset finance company is an NBFC company which is going to finance physical asset for economic or productive activity. Like they are going to finance your tractor, automobile, machinery, है ना? तो आपने मशीन खरीद लिया, एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लिया, अब आप रीपेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट फाइनेंस कंपनी। फिर एक होता है एनबीएफसी कंपनी का एक टाइप होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या होगा? वो शेयर्स खरीदेगा, बेचेगा, है ना? उनको बहुत आइडिया होता है कि शेयर को इन्वेस्ट करना है, खरीदना है, तो वो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स खरीदता है, बेचता है, प्रॉफिट आया उसका रिटर्न देता है डिपॉजिटर्स को। सो इन्वेस्टमेंट कंपनी इज बेसिकली एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। उन लोग सिक्योरिटी परचेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है लोन कंपनी। लोन कंपनी क्या हुआ? एक ऐसा एनबीएफसी कंपनी जो सारे टाइप के लोन देंगे, लेकिन वो लोन नहीं देगा जो कवर्ड है एएफसी के अंदर। असेट फाइनेंस कंपनी तो ऑलरेडी असेट के लिए लोन दे रहा है ना, तो लोन एनबीएफसी वो वाला लोन देगा जो एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं देता है। समझ में आया? यानी लोन फॉर अदर पर्पसेस, कार लोन ये सब दे सकता है एनबीएफसी। सो प्रोवाइडिंग लोन फॉर एक्टिविटी अदर देन एएफसी। असेट फाइनेंस कंपनी, अगर आपको एसेट के लिए लोन लेना है तो आप लोन के पास जाओगे कि एएफसी के पास जाओगे? आप एएफसी के पास जाओगे। असेट फाइनेंस एनबीएफसी के पास, लोन के पास नहीं जाओगे, ठीक है। फिर एक है इंफ्रास्ट्रक्चर आईएफसी, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी। यानी ये लोन किसके लिए देगा? अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कोई लैंड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई डैम क्रिएट करना है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कोई कम्युनिकेशन टावर बनाना है, तो उसके लिए लोन देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो बहुत बड़ा लोन हुआ, कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडरटेक करना, कोई रोड बनाना, रेलवेज बना, कोई छोटा मोटा तो प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसके लिए उस एनबीएफसी कंपनी का खुद का 300 करोड़ का इक्विटी होना चाहिए, खुद का कंपनी में खुद का पैसा 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
और वो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग ए होना चाहिए, ए, कोई डिफॉल्ट नहीं किया किसी डिपॉजिटर के पैसे में, ठीक है। और उसके अलावा मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट 15% होना चाहिए। उसके अलावा 75% ऑफ लोन वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है और कोई के लिए लोन नहीं दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिनिमम 75% होना चाहिए। अब जिसको वो लोन दे रहा है तो उसके लिए तो असेट हुआ ना, उससे उसको पैसा मिलना है, तो इसलिए बोल रहे 75% ऑफ द असेट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में होना चाहिए। एक बैंक के लिए लोन क्या होता है, एक एनबीएफसी के लिए लोन क्या होता है, जिनको वो लोन दे रहा है वो हुआ ना उनके लिए असेट, लोन्स एडवांस टू द कस्टमर। तो बोला इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कम से कम 75% होना चाहिए, 75% ऑफ द असेट। तो देखो मैंने 4 टाइप बोला, एक हुआ असेट फाइनेंस कंपनी जहां पे एनबीएफसी लोन किसके लिए दे रहा है, असेट के लिए लेकिन प्रोडक्टिव पर्पस। फिर मैंने बोला एक हुआ लोन कंपनी जहां सारे लोन हो रहे हैं लेकिन असेट को छोड़कर। इन्वेस्टमेंट कंपनी जहां पे एनबीएफसी कंपनी क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फिर मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंपनी जहां वो लोन दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें मैंने क्या बोला, खुद का फंड 300 करोड़ का होना चाहिए, ए क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, 75% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर असेट लोन के फॉर्म में होना चाहिए। चारों टाइप क्लियर है। अब और 4 टाइप है, देखो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। डेट फंड एनबीएफसी मतलब समझ में आ रहा है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे रहा है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे रहा है, लेकिन ये जब लोन देगा तो ये अपना रुपया कहां से इकट्ठा करेगा, लोन देने के लिए रुपया कहां से इकट्ठा करेगा, पब्लिक से, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। तो लेकिन बोल रहा है ये खाली इशू करने वाला है बॉन्ड्स, और वो बॉन्ड्स या तो डॉलर में इशू करेगा या रुपये में इशू करेगा, और बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 5 साल या 5 साल से ज्यादा को होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है ये लोग लोन कहां से लेंगे, आईएफसी से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से। बहुत सारे कंपनीज होते हैं ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं। तो बोल रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देगा, लेकिन उसको पैसा कहां से मिलेगा, नॉर्मल पब्लिक से नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना पब्लिक डिपॉजिट नहीं, पब्लिक डिपॉजिट से वो पैसा नहीं ले सकता, वो खाली पैसा किससे ले सकता है, एक दूसरे कंपनी से जो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया। एक हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी नॉर्मल वाला, जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और लोन भी दे सकता है, लेकिन उसका 300 करोड़ का खुद का ओन फंड होना चाहिए, एक क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, 15% सीआरएआर होना चाहिए, बताया ना 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन असेट होना चाहिए। अब ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंपनी है, ये भी लोन देगा, लेकिन ये बोल रहा है ये बॉन्ड इशू करके लोन देगा, और बॉन्ड इसका कितना मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। और अब बोल रहा है ये फाइनेंस, इसको रुपया कहां से मिलेगा, इसको रुपया कहां से मिलेगा, इसको रुपया मिलेगा एक दूसरे कंपनी से, और वो कंपनी खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है, यानी इट कैन बी ओनली स्पॉन्सर्ड बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ओनली एन आईएफसी कैन स्पॉन्सर देम, ठीक है। फिर एक है फैक्टरिंग, एक एनबीएफसी कंपनी जो फैक्टरिंग में एंगेज्ड है, ठीक है। तो अब फैक्टरिंग में एंगेज है मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि वो खाली कौन सी एक्टिविटीज के लिए लोन देगा, फैक्टरिंग के लिए, वो खाली फैक्टरिंग का बिजनेस कर रहा है, वो खाली क्या चीज का बिजनेस कर रहा है, फैक्टरिंग का। सो दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टरिंग कंपनी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टरिंग कंपनी, क्लियर है। फैक्टरिंग का मतलब समझते हो, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का परचेज सेल होता है फंड्स को रेज करने के लिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये सब डिस्काउंटिंग, ये सब प्रोविजन सप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो मतलब इन लोग बिल्स लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास बिल है तो आपको बिल को डिस्काउंट करवाना है, आप एनबीएफसी के पास चल जाओ, फैक्टरिंग एनबीएफसी के पास, वो बिल डिस्काउंट करके आपको पैसा दे देगा, बदले में डिस्काउंटिंग चार्जेस रखेगा, तो वही बोल रहा है। फिर एक है मॉर्गेज गारंटी एनबीएफसी कंपनी, वो मॉर्गेज के लिए गारंटी करता है, आप लोन ले रहे हो मॉर्गेज रख के तो उसके लिए गारंटर बनता है। तो अब उसके लिए कंडीशंस दिए, खुद का नेट ओन फंड 100 करोड़ का, जैसे उसका 300 करोड़ का, इसका 100 करोड़, और बोल रहे 90% ऑफ टर्नओवर इसका मॉर्गेज गारंटी बिजनेस की वजह से होना चाहिए। फिर एक है नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, जब प्रमोटर्स एनबीएफसी के एक नया बैंक खुद का खोलना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, ठीक है। फिर और एक एनबीएफसी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो लोन खाली किसको दे रहा है, माइक्रो इंडस्ट्रीज को, रूरल क्रेडिट और ये सब के लिए। तो अब यहाँ पे एक लिमिट फिक्स कर दिया, रूरल क्रेडिट किसका रेंज कितना होगा, साल का इनकम उनका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सेमी अर्बन है तो साल का इनकम उनका 50,000 नहीं 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सेमी अर्बन है तो 1.6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो इतना इन डेप्थ में आएगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी एक बार रीड करने में क्या जाता है, पढ़ लो, अगर आएगा तो आप रेडी रहोगे ना। मेरे को पता है आपको इरिटेशन हो रहा है यार क्या है ये सब ना,
बट एक बार सुन लो ना, बहुत इजी है। एनबीएफसी का टाइप्स है। अब जैसे मान लो आपको बोला कि बताओ ये कौन सा एनबीएफसी है जिसका प्राइमरी बिजनेस एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है, शेयर खरीदना, तो आप इसका आंसर क्या लिखे होगे? इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी कंपनी। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जिसका प्राइमरी बिजनेस है वो असेट के लिए फाइनेंस देता है, तो असेट फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी कंपनी। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है लेकिन वो पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता, उसको एक इन्वेस्टमेंट, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी सिर्फ स्पॉन्सर करेगा। तो अभी मैंने बताया ना, देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। जो खाली फैक्टरिंग का बिजनेस करता है तो फैक्टरिंग एनबीएफसी, या फैक्टरिंग की जगह उन्होंने बोल दिया खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखता है तो फैक्टरिंग एनबीएफसी। ठीक है, मॉर्गेज के लिए गारंटी करता है, मॉर्गेज गारंटी एनबीएफसी। जिसके प्रमोटर्स खुद एक नया बैंक सेटअप कर लिए, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। माइक्रो फाइनेंस देता है तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो बोल रहा है अगर रूरल एरिया को दे रहे हो तो उसका इनकम 1 लाख से नहीं होना चाहिए ज्यादा साल का, अर्बन एरिया को दे रहे हो तो 1.6 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, और लोन कितना अमाउंट तक दे सकते हो? पहला लोन जो दोगे 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेकेंड साइकिल में आप 1 लाख तक का लोन दे सकते हो। कितने टाइम में उनको लोन को रिपे करना है? 2 साल के अंदर। ठीक है, और लोन आपको देना होगा विदाउट आस्किंग फॉर एनी सिक्योरिटी। गरीब लोग आपको सिक्योरिटी कहां से देंगे? सो लोन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। और लोन कैसे रिपे हो सकता है? वीकली या 14 डेज के अंदर या मंथली, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन विच यू हैव गिवन टू द बोरोअर ऑफ द लोन। समझ में आया? तो ये माइक्रो लोन्स हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये कौन सा एनबीएफसी कंपनी हो गया? वो एनबीएफसी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस लोन सप्लाई करता है। जो किस टाइप का लोन सप्लाई करता है मुझे बताओ? माइक्रो फाइनेंस लोन। जो किस टाइप का लोन सप्लाई करता है बताओ? माइक्रो फाइनेंस लोन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक है, एक एनबीएफसी कंपनी में लिखना भूल गई, सिस्टमैटिकली एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी इसका मेजॉरिटी प्रिंसिपल बिजनेस क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। प्रिंसिपल बिजनेस इसका क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। 90% मिनिमम, 90% ऑफ द टोटल एसेट इसका इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब में एंगेज्ड है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो कितना टाइप्स मैंने बताया? 4, 4, 8, 10, टोटल 10 एनबीएफसी। टोटल टाइप्स कितना बोला? 10 टाइप्स। ठीक है, कर लोगे मैनेज? एक बार सुनकर छोड़ दो ना, खाली नाम याद रखना। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जिनका काम है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाते हैं? आंसर बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। फैक्टरिंग, वेरी गुड। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जिनको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है? डेट फंड एनबीएफसी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है, ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है जिनके प्रमोटर लोग खुद का एक अपना बैंक खोल रहे हैं, और वो जो बैंक खोलेंगे दैट विल बी गवर्न्ड बाय आरबीआई एक्ट? ऐसा कौन सा एनबीएफसी कंपनी है? नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो हो गया नलन, बताओ कोई टाइम लग रहा है? एक बार खाली नाम याद करना और कुछ नहीं, और मेरे ख्याल से हो गया होगा नाम याद। ठीक है ना, तो एनबीएफसी का टाइप्स मैंने लास्ट क्लास नहीं बताया था क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी था, आज हम लोगों ने कर लिया। फिर याद है लास्ट क्लास टाइप्स ऑफ डिवेंचर रह गया था। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है बताओ? सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने एक डिवेंचर इशू किया, ए लिमिटेड इशूड डिवेंचर वर्थ ₹5 lakhs,
ठीक है। अब मैंने इस कंपनी का डिबेंचर खरीदा, दिव्या परचेज डिबेंचर। अब मैंने बोला ना मुझे ए लिमिटेड पे विश्वास नहीं है कि मुझे मैच्योरिटी पर 5 साल का मैच्योरिटी है, मान लो 5 इयर्स का मैच्योरिटी है, मुझे 5 साल बाद ये 5 लाख देगा कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है। मे बी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब मुझे पैसा कहां से मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो ना, कंपनी आपके पास तो बहुत सारे असेट है, तो आप एक काम करो, कोई भी एक असेट के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दो, मॉर्गेज दे दो कि अगर इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी अगर आप मेरा 5 लाख नहीं चुका पाओ तो मैं आपके कंपनी का असेट बेचकर अपने पैसे को रिडीम करवा लूंगा। सो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर, वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड, है ना, वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड किसके ऊपर, ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। चार्ज क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी का मतलब समझ गए कि अगर कंपनी फेल करता है, वो मेरा डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाएगा, तो कंपनी का असेट को मैं बेचकर अपना डिबेंचर्स के पैसे को रिडीम करवा लूंगी। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, नहीं कंपनी ने लोन लिया ना मेरे से, मैंने कंपनी का डिबेंचर खरीदा, नहीं मैंने अपना 5 लाख कंपनी को दे दिया ना। अब 5 साल बाद मैं अपना पैसा वापस मांगने जाऊंगी तो कंपनी क्या बोल रहा है, मैं तो फुक्कड़ हो गया। तो आप क्या बोलोगे, फुक्कड़ हो गया तो अपना असेट दे दो, अपना असेट दो। मैंने तो डिबेंचर के ऊपर क्या बोला था, मुझे सिक्योर्ड डिबेंचर चाहिए, मैंने चार्ज क्रिएट कर रखा है, जो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, असेट बेचो और चलो चलो मेरा पैसा दो वापस। क्या फुक्कड़ हो गया हूं, असेट तो है ना, असेट को बेचो, मुझे पैसा दो वापस। सो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर, समझे। तो अब ये जो चार्ज मैंने बोला, ये चार्ज 2 टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब समझो, जब मैंने स्पेसिफिकली एक असेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, मान लो कंपनी के पास 10 असेट है, मैंने बोला कि आपके पास ये जो मशीन है ना, एक्स मशीन, ये एक्स मशीन जितने का भी है इसको बेचकर मेरे पैसे को चुकाना, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। बट जब मैंने चार्ज क्रिएट किया ऑल द असेट ऑफ द कंपनी, कोई एक असेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, स्पेसिफिक असेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड on all the assets, not on a specific asset, on all the assets, कोई specific asset को मैंने नहीं बोला, तो वो हो गया फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आया। तो अब जब कंपनी इंसॉल्वेंट होगा तो कंपनी का मर्जी वो किस असेट को बेचकर आपको रुपया देगा, लेकिन फिक्स चार्ज है तो उसे मशीन एक्स को ही बेचकर आपके रुपया को चुकाना है। तो फ्लोटिंग चार्ज मतलब हो गया नॉन स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक चार्ज हो गया ये कोई पर्टिकुलर असेट पे फिक्स नहीं हुआ, बट ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर असेट पे फिक्स हुआ है। तो फिक्स चार्ज ज्यादा बेटर है ना, आपको पता है इस असेट से आपको रुपया मिलना है, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर, इसको क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या हुआ मुझे बताओ, अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या हुआ। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर हुए जिसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। अब कंपनी बोल रहा है मैं फुक्कड़ हो गया, आप बोलो असेट को बेचो रुपया दो, नहीं कोई असेट को नहीं बेचूंगा क्योंकि कोई असेट को थोड़ी चार्ज क्रिएटेड है। सो अनसिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब हुआ कि नो चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन द असेट, हैज बीन क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, हैज बीन क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, रिडीमेबल ऐसा डिबेंचर, जैसे मैंने बोला ऊपर में, मैंने मैच्योरिटी पीरियड बोला 5 साल का मैच्योरिटी है, तो 5 साल बाद मुझे कंपनी को मुझे वापस मेरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। व्हेन अमाउंट हैज टू बी रिडीम्ड आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द डिबेंचर, ठीक है। एग्जाम्पल में भी 5 इयर्स का मैच्योरिटी के बाद। इरिडीमेबल क्या हुआ, इरिडीमेबल वो हुआ जो लॉन्ग टाइम चलेगा, जब तक कंपनी है, मे बी जब कंपनी डिसॉल्व होगा ना तब वो डिबेंचर होल्डर के पैसे को रिडीम करना है। इरिडीमेबल मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं, ये लॉन्ग टर्म है, वेरी लॉन्ग टर्म डिबेंचर, समझ में आया, ये वेरी लॉन्ग टर्म, जनरली रिडीम्ड व्हेन द कंपनी, व्हेन कंपनी डिसॉल्व्स, जब कंपनी लिक्विडेट होगा, डिसॉल्व होगा, तब हमें डिबेंचर होल्डर के पैसे को चुकाना है, इरिडीमेबल डिबेंचर, क्लियर है। तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होता होगा इरिडीमेबल डिबेंचर का, क्लियर है। फिर एक है कन्वर्टिबल डिबेंचर, नोटिस कन्वर्टिबल, you know, which can be converted into equity share or preference share at the right of the debenture holder, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। नोटिस पार्टली कन्वर्टेबल,
पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब समझ रहे हो कि आप इसका पार्ट इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो और पार्ट डिबेंचर ही रहेगा, यानी आप कंपनी के ओनर भी हो गए और कंपनी के क्रेडिटर भी हो गए। सोचो कमाल का चीज है कि नहीं, आप कंपनी के ओनर भी हो और आप कंपनी के क्रेडिटर भी हो, दैट इज कॉल्ड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा डिबेंचर होता है बताओ? कन्वर्टेबल हो गया पार्टली। नॉन कन्वर्टेबल, व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल? जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, सो कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, फिर एक होता है हमारा बियरर डिबेंचर और एक होता है रजिस्टर्ड। बियरर का मतलब समझ में आ रहा है? यहां पे ना जिसके हाथ में डिबेंचर है उसको पैसा मिल जाएगा। इस पे कूपन रेट, कूपन्स होते हैं, इंटरेस्ट कूपन्स जो कि अटैच्ड होते हैं डिबेंचर के ऊपर। तो अगर आपका डिबेंचर चोरी हो गया तो आप बताओ जो चोर है क्या वो डिबेंचर का पैसा क्लेम कर सकता है? हाँ, क्योंकि डिबेंचर के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। जिसके हाथ में, बियरर मतलब जिसके हाथ में डिबेंचर वो उसका मालिक हो गया, दैट इज कॉल्ड बियरर। 2000 का नोट जिसके हाथ में वो 2000 का मालिक, तो ऐसे बियरर डिबेंचर जिसके हाथ में वो उसका मालिक, तो इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा जिसके हाथ में डिबेंचर है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर में अगर आपका डिबेंचर चोरी भी हो गया ना, सर्टिफिकेट, सो इन दैट केस जो सामने वाला चोर है उसको कंपनी पैसा नहीं देगा, क्योंकि कंपनी उसी को पैसा देगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखा हुआ है उसको मिलेगा, यानी यहाँ पे होल्डर का नाम को लिखा जाता है, होल्डर्स नेम इज रजिस्टर्ड इन डिबेंचर्स डीड। समझ में आया? लेकिन बियरर डिबेंचर में जिसके हाथ में डिबेंचर उसको पैसा। क्लियर है? सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। लर्न हो गया? एक बार चेक कर लो। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बियरर डिबेंचर। क्लियर है कि नहीं बताओ पूरा? ठीक है, तो कैपिटल मार्केट हम लोग का पूरा हो गया। इक्विटी प्रेफरेंस मैंने लास्ट क्लास बता दिया था, आज मैंने डिबेंचर बता दिया। ठीक है, अच्छा मुझे अब आंसर करो, ऐसा डिबेंचर जो आप खरीद रहे हो लेकिन चार्ज क्रिएट हुआ है ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड नॉट ऑन द पर्टिकुलर एसेट, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको मैंने बोला क्या? फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, फ्लोटिंग डिबेंचर। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, पूरा क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक इंश्योरेंस सेक्टर कैसे डेवलप हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट याद है, हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर का पूरा डेवलपमेंट किया था, तो वैसे अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये आप मेरे संग लिख सकते हो चाहो तो कॉपी में, कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले 1956 में, 1972, आपको पता है पहले सिर्फ LIC ऑफ इंडिया ऑपरेट करता था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले खाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, पहले सिर्फ कौन था बताओ? LIC। फिर धीरे धीरे LIC था और GIC था, ये LIC और GIC दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी था दैट वाज क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक पार्लियामेंट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज गवर्न अंडर LIC एक्ट। फिर धीरे धीरे LIC को, GIC को, ये सबको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे LIC, GIC सारे इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI के अंदर लाया गया, मतलब बोला गया कि इनको ना मोनोपोली से बचाना है, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट देयर मोनोपोली इन द मार्केट। और पहले क्या था? खाली LIC, GIC था। फिर धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर्स को भी बोला गया कि आप भी इंश्योरेंस में आओ। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी आए इंश्योरेंस मार्केट में। फिर FDI भी अलाउ किया गया इंश्योरेंस में। और फिर धीरे धीरे एक एक्ट पास कर दिया गया, IRDAI एक्ट के नाम से आप जानते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI एक्ट को क्यों पास किया गया? ताकि क्या हो, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो गवर्न हो सके एक डिसिप्लिन के अंडर। जैसे स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है बताओ? स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, है ना? तो वैसे इसको भी रेगुलेट कर दिया गया।
मेरा मैट निकालो, वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो जो मैंने पढ़ाया एक बार फटाफट मार्क कर लेते आओ। और एनबीएफसी का जो मैंने टाइप्स पढ़ाया ना, वो मेरे नोट से पढ़ना है, तो यहाँ लिख लो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, रेफर मैम नोट्स। ठीक है, वो नोट्स मैं आपको दे दूंगी, अपने कॉपी में लिख लेना उसको। फिर देखो, ये सारे डिबेंचर्स के टाइप हमने किए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद और लिख लो, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया ना, रजिस्टर्ड डिबेंचर किसको बोलते हैं, और बियरर। ठीक है, ये रहा। चलो, अब हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से इसका हिस्ट्री। एट प्रेजेंट इफ यू वांट टू नो, अभी इंश्योरेंस कंपनीज कितने हैं, 57। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज टोटल कितनी है अभी बताओ, 57। लर्न करते चलो मेरे साथ साथ। टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी है, 57। जिसमें से अब इंश्योरेंस कंपनीज में तो सब आता है ना, लाइफ इंश्योरेंस भी आता है, नॉन लाइफ भी आता है। नॉन लाइफ में मतलब जनरल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है। तो इसमें बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कितनी है, 24, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, 33। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, आजकल मैंने बोला ना प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउड है कि उन लोग जो इंश्योरेंस का कंपनी का बिजनेस चला सकते हैं। तो पहले मैंने बोला सिर्फ एलआईसी था, एलआईसी था ना, और वो उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, इट वाज अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो अभी बोल रहा है इतने सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप एलआईसी का नाम सुनो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खाली एक पब्लिक सेक्टर एलआईसी है, बाद बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर एलआईसी है। ठीक है, बाद बाकी सारी कंपनियां क्या प्राइवेट एलआईसी। तो एलआईसी इज ओनली द पब्लिक सेक्टर कंपनी, समझ में आया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। और उसके अलावा मैंने बोला नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारी हैं, जो मेडिक्लेम कंपनीज आप लोग बोलते हो। उसमें बोल रहे गवर्नमेंट के कितने, टोटल 33 है, लेकिन 6 जो है गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर। याद रहेगा, टोटल लाइफ इंश्योरेंस कितने हैं, 24, लेकिन पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है, सिर्फ एलआईसी। वैसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस टोटल 33, उसमें से 6 गवर्नमेंट के है। ठीक है, फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ओनली द री इंश्योरर, अभी वो री इंश्योरेंस सर्विसेज देता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ कितना हुआ है, 3.66%, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ग्रोथ में कितना रेट हुआ है, 12.40। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला 1956 में एलआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था, बट दैट वाज पास्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर एलआईसी को नेशनलाइज किया गया, बट अब तो एलआईसी मैंने बोला ना आईआरडीआई एक्ट के अंडर कवर हो गया है। और 1972 में जीआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर धीरे धीरे ये सब का मोनोपोली हो गया था मार्केट में, तो इनके मोनोपोली को हटाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया। और सबसे पहला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कौन सा था, आपको पता है, मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंड किया। किस कमिटी ने रिकमेंड किया, मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंड किया कि अरे बहुत हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर इंश्योरेंस कंपनी में, नहीं तो एलआईसी और जीआईसी का मोनोपोली बन जाएगा और ये लोग ही खाली मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज बेचेंगे और अनलिमिटेड प्रीमियम चार्ज करेंगे कस्टमर से। तो मल्होत्रा कमिटी ने सबसे पहले रिकमेंड किया कि नहीं, अभी क्या है, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर को भी एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो किस कमिटी के रिकमेंडेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को अनाउंस किया गया, मल्होत्रा कमिटी के अंडर। ठीक है, मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंड किया। ऑलराइट, फिर धीरे धीरे मैंने क्या बोला, इन्हें नेशनलाइज किया गया, और फिर फाइनली 1999 में आईआरडी एक्ट को पास किया गया। आईआरडीए का फुल फॉर्म लिख लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक्ट पास किया गया जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस को देखने वाले हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और नए नए स्कीम को लॉन्च किए इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर 2015 में। आपने इसका नाम सुना होगा, अटल पेंशन योजना का नाम सुना होगा, ज्योति बीमा योजना कितना पॉपुलर हुआ, सुरक्षा बीमा योजना। तो ये तीन जो है पॉलिसीज आए, ये तीनों पॉलिसीज किसके अंडर आए? पब्लिक सेक्टर के अंडर। प्राइवेट बॉडी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? पब्लिक सेक्टर ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में 34% से लोगों का कंट्रीब्यूशन 50% बढ़ गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फार्मर्स लोग को बेनिफिट देंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया था आगे। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी जो इंश्योरेंस में आ गया है। आपको पता है फ्लिपकार्ट भी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया। फ्लिपकार्ट आप जानते हो ना, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। बजाज अलायंस के संग मर्ज करके फ्लिपकार्ट ने भी इंश्योरेंस में बहुत सारे नए नए पॉलिसीज लेकर आए। फ्लिपकार्ट कंपनी बजाज अलायंस के संग मर्ज करके, ठीक है। इसके अलावा याद है पेमेंट बैंक का मैंने नाम बताया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने भी बजाज अलायंस के संग मर्ज करके एक नया इंश्योरेंस कंपनी खोला। तो फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया बजाज अलायंस के संग मिलकर इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर किया कॉमन पब्लिक को। वैसे ही एक पेटीएम बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी, पेटीएम नहीं पेमेंट बैंक ने बजाज अलायंस के संग मर्ज करके, ये सब प्राइवेट सेक्टर है ना, ठीक है। फिर अभी एज ऑफ नाउ एचडीएफसी भी इसमें स्टार्ट किया, एचडीएफसी अर्गो, अपोलो ने भी स्टार्ट किया है इंश्योरेंस हेल्थ सर्विसेज देने का। सो ये सब प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस है। पब्लिक सेक्टर में क्या आपने सीखा? पब्लिक सेक्टर में आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आया? फ्लिपकार्ट आया, बजाज अलायंस आया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया, एचडीएफसी एर्गो, अपोलो, मुनीच हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सब नाम आ सकते हैं। जैसे आपको देगा, बोलेगा कौन सा प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस है, कौन सा पब्लिक का है, तो याद रखना है। एलआईसी जीआईसी पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, फिर उसको नेशनलाइज किया गया और बाद में आईआरडीआई के परव्यू के अंडर ले आया गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, पूरा एक बार रिवाइज कर लो ये वाला टॉपिक वेरी क्विकली। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से एलआईसी और जीआईसी का मोनोपोली खत्म हो गया? आईआरडीआई एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब चाहे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे कोई फॉरेन प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रहा हो इंडिया में, आपको पता है ना एफडीआई अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में, सबको कौन गवर्न करेगा? आईआरडीआई एक्ट। ऑल राइट। और कुछ कुछ मुझे बताओ कौन कौन सा स्कीम इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट के अंडर? सुरक्षा बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ के वजह से था, हेल्थ, और फार्मर्स लोग के लिए अलग से फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये पूरा मेरा इंश्योरेंस कंपनी का हिस्ट्री हो गया। एक बार देख लो अच्छे से। अब बताए एक चीज खाली बचा हुआ है हमारा, बताओ क्या? एक चीज का हिस्ट्री बचा हुआ, म्यूचुअल फंड का। तो अभी हम लोग करेंगे। चलो, म्यूचुअल फंड होता क्या है? व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? जैसे मान लो आप एक शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, आपको शेयर्स खरीदना, इन्वेस्ट करना है, बट आपको आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का कि कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे हमें रिटर्न हाई मिलेगा, किससे हमें रिटर्न कम मिलेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का। तो आप क्या करोगे ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। म्यूचुअल फंड पता है क्या करता है? अपने सारे कस्टमर्स का स्मॉल स्मॉल सेविंग्स लेता है और म्यूचुअल फंड स्मॉल स्मॉल सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर को लेकर इन्वेस्ट कर देता है
डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ शेयर में, एक बास्केट यानी एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि पोर्टफोलियो ऑफ शेयर में इन्वेस्ट करता है। पोर्टफोलियो में क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि जब एक कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और मे बी दूसरी कंपनी का गिर रहा है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए और गारंटीड रिटर्न जनरेट करेंगे अपने किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड जनरली इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड बास्केट और पोर्टफोलियो ऑफ शेयर। तो अगर शेयर मार्केट बढ़ता है या गिरता है तो दोनों में रिटर्न जनरेट करके देता है म्यूचुअल फंड, लेकिन यहाँ रिटर्न कम मिलेगा एज कंपेयर टू व्हेन यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड शेयर में भी इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में भी, डिवेंचर में भी। बट अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करो, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड आपके बीआईएफ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और आपको गारंटीड रिटर्न दे रहा है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जैसे आप कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको शेयर देता है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करता है। जैसे कंपनी के शेयर्स को जो ओन करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट को जो होल्ड करता है उसको यूनिट होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे लिख लो द इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ शेयर्स और गारंटीड रिटर्न देते हैं। किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर नहीं, यूनिट होल्डर बोलेंगे। अब बताओ म्यूचुअल फंड का आप एग्जांपल सुने हो? आजकल एसआईपी बहुत कॉमन है, सुनोगे, हम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सुने होगे ना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। पहले आपको पता है, एकदम पहले का बात करूं, सबसे पहले 1964 में खाली एक ही कंपनी था जो म्यूचुअल फंड का सर्विसेज प्रोवाइड करता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई वाज द सोल म्यूचुअल फंड कंपनी एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड दैट वाज गवर्न्ड बाय आरबीआई। यूटीआई किसके अंडर गवर्न होता था? आरबीआई उसको कंट्रोल करता था। बट फिर कुछ टाइम बाद यूटीआई का कंट्रोल पास हो गया आईडीबीआई के पास, आईडीबीआई का विंग बन गया। अब उसके ऊपर कंट्रोल कौन रेगुलेट करने लगे? आईडीबीआई। तो सबसे पहला यूटीआई इंडिया का डेवलप्ड कौन सा था? दैट वाज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में। ये कब एस्टैब्लिश हुआ? 1964 में। और इसको कौन देखता था? आरबीआई। फिर मैंने बोला कुछ टाइम बाद आरबीआई ने कंट्रोल किसको दे दिया? आईडीबीआई को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर कुछ टाइम बाद 1978 के बाद यूटीआई को कौन कंट्रोल करने लग गया? आईडीबीआई। यानी आरबीआई गेव इट्स कंट्रोल ऑन यूटीआई टू आईडीबीआई। अब उसको कौन देखता था? आईडीबीआई। ठीक है, अब उसको कौन रेगुलेट करता था? आईडीबीआई। याद रहेगा। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ यूटीआई तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एंट्री मारी। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड खोला, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड खोला, लाइक एलआईसी का म्यूचुअल फंड आया, जीआईसी का म्यूचुअल फंड आया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड आया। एसबीआई was the first public sector bank to bring mutual fund। तो बहुत सारे बैंक्स जो है वो म्यूचुअल फंड में आए, पीएनबी का म्यूचुअल फंड आया। तो अलग अलग कमर्शियल बैंक, वो भी कौन से कमर्शियल बैंक? पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ने म्यूचुअल फंड की सर्विसेज चालू की। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी चालू की, एलआईसी और जेआईसी तो इंश्योरेंस कंपनी था ना, वो भी म्यूचुअल फंड चालू कर दिए। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ सिर्फ एक म्यूचुअल फंड से तो मोनोपोली क्रिएट होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी और पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक स्टार्टेड डूइंग म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। तो उसका एग्जांपल बताओ, सबसे पहला पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक जिन्होंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस चालू किया, क्या होगा उसका आंसर बताओ? एसबीआई। और कौन सा इंश्योरेंस कंपनी ने म्यूचुअल फंड चालू किया? एलआईसी और जीआईसी। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ? एलआईसी एस्टैब्लिश किया अपना म्यूचुअल फंड, जीआईसी भी एस्टैब्लिश किया और एसबीआई भी चालू किया फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो यूटीआई था ना, तो सबसे पहले यूटीआई के अलावा कौन सा कंपनी ने, कौन से बैंक ने म्यूचुअल फंड का काम चालू किया? एसबीआई। तो द फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड इज एसबीआई व्हिच इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक था ना, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको बोला बहुत सारे अदर बैंक्स भी थे, जैसे इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड चालू किया, इंडियन बैंक, ठीक है। फिर इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड चालू किया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड चालू हुआ, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड चालू हुआ,
एग्जाम्पल लिख लो। और एसबीआई का जैसे था वैसे अदर कमर्शियल बैंक ने भी चालू किया। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, और सबसे पहला कौन सा था? एसबीआई का म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस कंपनी ने भी म्यूचुअल फंड चालू किया, एलआईसी और जीआईसी। ठीक है, लिख लो वहां पे। अब सबसे मजेदार बात, सबसे पहले यूटीआई था, फिर पब्लिक सेक्टर को घुसाया गया। अब गेस करो कौन घुसने वाला है म्यूचुअल फंड के धंधे में? अब कौन घुसने वाला है? प्राइवेट सेक्टर ना, फॉरेन बाद में घुसेगा। पहले इंडिया के तो प्राइवेट सेक्टर को घुसाओ, फिर तो एफडीआई होगा। पहले इंडिया के तो बंदे को घुसाओ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कौन सा था? कोठारी ग्रुप का, कोठारी पाइनियर, जिसको अभी आप फ्रैंकलिन के नाम से जानते हो। फ्रैंकलिन का नाम सुना? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, उसको रीनेम कर दिया गया कोठारी पाइनियर। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कौन सा था इंडिया का? कोठारी पाइनियर, याद रखना। तो फिर 1993 में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड को घुसाया गया, प्राइवेट सेक्टर, कोठारी पाइनियर, नाउ नोन एज फ्रैंकलिन टेम्पटेशन। ठीक है, और एक हिस्टोरिकल चीज किया गया, म्यूचुअल फंड वाज ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ सेबी। सेबी के अंडर उन्हें ले आया गया, यानी सेबी इज गोइंग टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन अलग से बनाया गया जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करेगा। लेकिन सेबी यूटीआई को रेगुलेट नहीं करेगा। यूटीआई तो खुद एक मेजर बॉडी है ना, उसको कौन रेगुलेट करेगा? यूटीआई म्यूचुअल फंड अपने आप रेगुलेट होगा। So SEBI was covering all the public sector mutual fund, all the private sector mutual fund except UTI. UTI को SEBI नहीं कवर कर सकता। SEBI का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आया वो UTI को नहीं कवर करेगा। Are you not getting confused between SBI and SEBI ना? SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, वो म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करता है। यानी वो SBI को भी रेगुलेट करेगा क्या? हाँ। ये कोठारी वाला ग्रुप को भी रेगुलेट करेगा क्या? हाँ। ये बैंक ऑफ इंडिया को भी रेगुलेट करेगा क्या? हाँ। पीएनबी म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करेगा क्या? हाँ। एक्सेप्ट किसको नहीं रेगुलेट करेगा? यूटीआई को। और सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कौन सा था? कोठारी पाइनियर, जिसको अभी क्या नाम से जानते हो? फ्रैंकलिन टेम्पटेशन के नाम से। आर वी थ्रू विद दिस? फिर धीरे धीरे यूटीआई को भी सेबी के अंदर लाया गया बाद में। 2003 में और एक कमाल का चीज हुआ, यूटीआई को ब्रेक कर दिया गया दो हिस्सों में, जिसको अभी आप नाम से जानते हो, सुट्टी और युट्टी के नाम से। सुट्टी और उट्टी। सुट्टी क्या है? स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, और यूटीआई इज यूटीआई म्यूचुअल फंड। स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब ये यूटीआई म्यूचुअल फंड को भी ले आया गया सेबी के अंडर। ठीक है, सेबी, ये इसको भी ले आया गया किसके अंदर? सेबी के अंडर। याद रहेगा 4th पॉइंट। ठीक है, ऑल राइट। और अभी रिसेंटली मैंने बोला एसआईपी चालू है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पूरा एक बार लर्न कर लो, लर्न इट थॉरोली। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले दुनिया का पहला, इंडिया का म्यूचुअल फंड कौन सा था? इंडिया का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। 63 में एक्ट पास हुआ, 64 में स्टार्ट किया, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता था, लेकिन वो फिर आईडीबीआई करने लग गया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ ये तो मोनोपोली क्रिएट करे, काम करो, कमर्शियल बैंक जो है ना, पब्लिक सेक्टर, आप लोग भी म्यूचुअल फंड बनाना चालू करो। और जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उन लोग भी चालू कर दिए। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड, जीआईसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड कौन सा था? एसबीआई का। फिर पीएनबी का आया, इंडियन बैंक का आया, बैंक ऑफ इंडिया का आया, अलग अलग बैंक्स चालू कर दिए। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दो ना। तो जैसे ही एलपीजी अनाउंस किया गया था 1991 में, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी घुसा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का कौन सा म्यूचुअल फंड था? कोठारी ग्रुप का, कोठारी कमेटी का, जिसको अभी आप फ्रैंकलिन के नाम से जानते हो, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन म्यूचुअल फंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया? इसको सेबी के अंडर लाया गया, सेबी का रेगुलेशंस के अंडर ले आया गया। फिर यूटीआई को भी ब्रेकअप कर दिया गया, यूटीआई स्पेशल अंडरटेकिंग और यूटीआई म्यूचुअल फंड के बोलकर, अब वो भी सेबी के अंडर आ गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला गया? सिप को चालू किया गया, एसआईपी को रिसेंट ईयर्स में। तो लर्न हो गया म्यूचुअल फंड।
तो म्यूचुअल फंड भी हमारा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का भी हिस्ट्री हो गया। तो ये सारे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं, ठीक है, और इनका नंबर्स भी। So almost we have completed this chapter. बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर वहां नहीं लिखा हुआ था, देखो यहाँ लिखा हुआ है। बियरर मैंने क्या बोला था, विच इज पेबल टू द बियरर, दे कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, कोई भी चोरी किया ले लिया। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जो उसका कूपन दिखा देगा जो उसमें अटैच है, मैंने बोला ना इसमें कूपन्स रहते हैं इंटरेस्ट के। लेकिन रजिस्टर्ड में आपका नाम रजिस्टर्ड डीड में है, और अगर उसको ट्रांसफर करना है तो ऐसे खाली नोट ट्रांसफर किया तो वैसे नहीं ट्रांसफर होगा, आपको एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करना होगा, है ना। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और बचा है, अलग अलग स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप की है, बहुत इजी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था, एस्पायर स्कीम, अगर आपको याद होगा, ये हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप में किया था, ठीक है। तो बहुत सारे स्कीम है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। एमएसएमई का फुल फॉर्म पता है आपको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देयर आर वेरियस स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। बहुत सारे स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है एसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। कौन कौन सा स्कीम लॉन्च किया, लाइक स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो आपको ना एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है, जैसे दे विल गिव यू SFURTI, क्या है इसका फुल फॉर्म, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज, जिसको स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से आप जानते हो। तो उनको रीजनरेट करने के लिए उनके लिए एक स्कीम बनाया गया, उनके लिए एक फंड बनाया गया। तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आप समझ गए, खादी, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा। फिर एस्पायर, एस्पायर मैंने वहां पे भी पढ़ाया था, इनोवेशन करने के लिए रूरल इंडस्ट्रीज के लिए। तो स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर ये भी मैंने पढ़ाया था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि उनके स्किल को कैसे डेवलप किया जाए उसके ऊपर प्रोग्राम लॉन्च करो। स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो ये सब का फुल फॉर्म आता है, ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म आता है। क्लियर है। अब उसके अलावा स्टार्टअप के लिए कौन कौन सा फाइनेंशियल असिस्टेंस किया, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तभी मैंने बोला ISCI मटेरियल को रेफर करो, डिटेल में पढ़ो ना। स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया किया है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो एक MSME के लिए पैसा वैसा वाला स्कीम जो है, जिसमें क्या क्या है बताओ, SFURTI, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, एस्पायर, ESDP, NSIC, सबका फुल फॉर्म आपको लर्न करना होगा। थ्योरेटिकल एक बार देख लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मैथ से मुझे आपको एक दो चीज दिखाना है, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये सब हम लोगों ने कवर कर चुका है, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब एग्जांपल्स किया था, पेमेंट बैंक का देख लो, सब कुछ कवर्ड है ये सब। ये खाली लास्ट का जो सेक्शन अभी किया उसमें से एक बार देख लो। याद है IFC का प्रोडक्ट बताया था, लोन प्रोडक्ट होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है, कोऑपरेटिव फाइनेंस, सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। सिडबी का भी हम लोगों ने किया था फंक्शंस। अच्छा, सिडबी का सेटिंग या इंस्टीट्यूट के मैथ से एक बार रीड कर लेना। सिडबी याद है, डेवलपमेंटल बैंक था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में सेटअप हुआ। माइक्रो फाइनेंस इसके बाद स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट किया गया, वेंचर कैपिटल सेटअप किया गया, गारंटी एजेंसी सेटअप किया गया, मुद्रा सेटअप किया गया। तो ये सब एक बार रीड करना है, खाली ब्लैंकली रीड कर लेना ये वाला।
बाकी पूरा मेरे मैथ से ही करना है, खाली ये वाला पार्ट वहां से रीड कर लोगे। और एक जो रीड करना है एनबीएफसी मेरे नोट से रीड कर लेना, मैथ से रीड करने का दरकार नहीं है। ये सब हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। ये देखो ये लास्ट का पार्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, जो मैंने अभी बताया आपको, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोल रहा है, तो ये कितना बोला कि मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा? 8 करोड़ का लोन, सॉफ्ट, हार्ड एंड थर्मेटिक इंटरवेंशन के लिए। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? एनजीओ जनरली अप्लाई करेंगे इसके लिए। फिर स्कीम फॉर इनोवेशन, रूरल क्रिएट, नया जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के लिए। ठीक है, फिर ईएसडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। 20% ऑफ द टोटल टारगेटेड आर कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली फॉर वीकर सेक्शन, उन्हें मिनिमम 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। नेशनल स्किल, तो इतना डिटेल में सब नहीं करना है, खाली हेडिंग करोगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो करना है, दैट्स इट। इतना डिटेल में हमें नहीं करना है ये वाला। वैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी इतना डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, खाली हेडिंग करोगे वहां से। ठीक है, सो दैट्स इट। एक बार आ जाओ फटाफट ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कमर्शियल बैंक? कौन सा कमर्शियल बैंक में कवर्ड नहीं है? फटाफट आंसर बताओ। आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ना। विच ऑफ द एनबीएफसी कन्वर्टेड इनटू अ बैंक? ये मैंने बोला था, कोटक महिंद्रा वाज द फर्स्ट एनबीएफसी। Which insurance company launched E at the rate of secure a cyber insurance policy for individual? SDFC Argo. Mutual fund कब चालू हुआ? 1963. Which of the following manages Stand Up India? Stand Up India कौन मैनेज करता है? सिडबी। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चंस करने? चलो आ जाओ मेरे नोट्स में। मेरे मैथ के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे करने हैं। आ जाओ। चलो फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टेल मी द पेज नंबर समवन प्लीज। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, मैट के पीछे है मेरे। पेज नंबर कौन सा बता दो? 152, पेज नंबर 152। 151 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया बुक में ऑलरेडी, बताओ फटाफट। एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जो नोट्स था उसमें लिखा था ना, कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। Which of the following activity is not permissible for NBFC? याद है मैंने बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता, मेरे डेफिनेशन में था मेरे नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। A non-banking institution that has a principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum installment by way of contributing is called, याद है मैंने बोला था ऑपरेशनल, ऑप्शनल वाला नया बैंक खोल सकता है प्रमोटर, वही हो गया ऑप्शनल। ठीक है, 4 का आंसर बताओ। व्हाट इज एन फाइनेंशियल एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एनी एंटिटी? इसका आंसर बताओ। मोर देन 50% मैंने बोला था फाइनेंशियल एसेट वाला, टोटल एसेट ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा, ग्रॉस इनकम भी मोर देन 50%। मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, तो दोनों बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 5 में आओ फटाफट। क्वेश्चन 5, Which of the following is false about NBFC? So देख लो NBFC से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, तो NBFC अच्छे से कर लेना। कौन सा गलत है बोल रहा है बताओ। कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये भी ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट एंड क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, ये भी ठीक है, तो डी होगा ना। ठीक है, बट इंश्योरेंस बिजनेस भी तो नहीं कर सकता एनबीएफसी। तो यहाँ सारे ही पॉइंट जो है ट्रू लग रहे हैं, फॉल्स तो कोई लग ही नहीं रहा मुझे, सारे पॉइंट ट्रू है। यहाँ पे नॉट को काट लो, नॉट वर्ड को, और फिर सी टिक कर देना। ठीक है, 6 का आंसर में आओ। ये मैंने बोला एनबीएफसी का
मिनिमम कितना है, मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है बट ये आपको पता होना चाहिए, मिनिमम 50 लाख होगा इसका, ये लर्न कर लेना है, ये आपके बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है, मिनिमम खुद का इतना 50 लाख होना चाहिए, ठीक है। 300 करोड़ मैंने बोला था किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट एक नॉर्मल एनबीएफसी का मिनिमम 50 लाख है, खुद का पैसा 50 लाख होना चाहिए। 7 नंबर में आओ, एनबीएफसी विद द एसेट साइज ऑफ मोर आर कंसिडर्ड टू बी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, 500 करोड़ होगा इसका, ये सारे लर्न कर लेना, यहां से मैं बोल रही हूं, इसका आंसर मार्क कर लो मेरे साथ साथ। 8 का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी रोल इन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, सिडबी के एनबीएफसी को रेगुलेट करेगा तो उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 में आओ, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप बाय आरआरबी, सेटअप द आरआरबी किसने सेटअप किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। नेक्स्ट 10 का आंसर बताओ, आरआरबी को 1975 में एस्टैब्लिश किया गया, पता है। 11 का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस आरआरबी, कौन इसको हेल्प करता है, मैंने बोला ना नबार्ड इसको रीफाइनेंस करता है। 12 एट प्रेजेंट इन इंडिया हाउ मेनी आरआरबीज आर देयर, कितने आरआरबी से चेक करके बताओ, कितने आरआरबी थे, 82 आरआरबी थे शायद, चेक कर लो 82 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का आंसर बताओ वेरी क्विकली, क्वेश्चन 13 का आंसर बताओ, which was the main objective behind the setting up of RRB, रूरल मासेस को प्रोवाइड करेगा ना क्रेडिट, ठीक है। बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई करता है, सब तो पता ही हमें। डेवलपमेंटल बैंक्स क्या होता है, मैंने बोला था इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, वो भी लॉन्ग टर्म, आईएफसीआई इज एन एग्जांपल जो कि एनबीएफसी में कन्वर्ट हो चुका है, तो आंसर होगा बी, ठीक है। 16 का आंसर बताओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक किसका सब्सिडरी था, मैंने बोला ना आरबीआई का पहले करता था, आरबीआई का फिर विंग बन गया आईडीबीआई, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 17 का आंसर, फर्स्ट डेवलपमेंटल बैंक, यू नो द डेट ऑल्सो, 1948, नहीं डेट इसका कितना था, फर्स्ट डेवलपमेंटल बैंक आईएफसीआई 1948 ही तो था, आईएफसीआई होगा ना इसका आंसर। 18 नंबर का आंसर बताओ, कौन सा डेवलपमेंटल बैंक है, ये तो कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है, एनएचबी, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट 19 नंबर बताओ, कौन सा इंटीग्रेट हो गया बैंक के संग, देखो मैंने बोला आईएफसीआई, एनबीएफसी कंपनी। 20 का आंसर बताओ, बुक में नहीं दिया बट यहां क्वेश्चन में पूछ लिया, स्मॉल के लिए कौन है, सिडबी है, ये तो पता ही हमें। 21 कौन सा करेक्ट नहीं है, डेवलपमेंटल बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म लोन देता है, फाइनेंस है ना, अभी तो ऊपर में पड़ा इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं देता। 22 का आंसर बताओ, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए नबार्ड एपेक्स बॉडी है, मैंने बोला था। 23 एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल बैंक इन इंडिया, इसका आंसर क्या होगा, एसबीआई आरबीआई पीएनबी तो होगा नहीं, सब कमर्शियल बैंक्स है, तो यही होगा कर्नाटका एसएफसी। 24 का आंसर बताओ, मैंने बोला था आरआरबी को कौन रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है, नबार्ड, नबार्ड देता है ना रीफाइनेंस फैसिलिटी। 25 किसको रीफाइनेंस नहीं देता, आरआरबी को देता है, एक्सिम को देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को देता है, किसको नहीं देता, स्टेट लैंड डेवलपमेंटल बैंक को नहीं देता, ये गलत है, एक्सिम को नहीं देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होगा इसका करेक्ट आंसर। 25 का आंसर होगा सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को नबार्ड लोन क्यों देगा, ठीक है। 26 में आओ, नबार्ड, आरआरबी का मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करता है, नबार्ड। 27 का आंसर बताओ, एट प्रेजेंट आरबीआई होल्ड्स 1% ऑफ शेयर होल्डिंग कहां पे, नबार्ड में। 28 का आंसर बताओ, नबार्ड। 29 नबार्ड, सब नबार्ड नबार्ड नबार्ड। 30 कौन सा बैंक को नेशनलाइज बोर्ड नहीं किया गया था, याद है मैंने बोला था 14 मेजर बैंक्स गॉट नेशनलाइज, विजया बैंक को नहीं किया गया था नेशनलाइज, ठीक है। तो ये सब सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया, आप लर्न कर लेना, दे कैन बी रिपीटेड। कौन सा बोर्ड है फिर 1980 में नेशनलाइज किया गया, विजया को किया गया, आंध्रा को भी किया गया, कॉर्पोरेशन को किया गया था, सारे ही करेक्ट, ऑल ऑफ देम वेर नेशनलाइज। 32
कौन सा करेक्ट है? रीड द ऑप्शंस। दोनों ही करेक्ट है, बोथ। 33 राइट। कौन सा राइट है? नरीमन कमिटी, लीड बैंक स्कीम आया नरीमन कमिटी की वजह से। ए। 34 आरआरबी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे नहीं, आरआरबी रीजनल, तभी तो उसका नाम रीजनल है। 35 ये सब आपके बुक्स में नहीं है, बट देखो यहां दे दिया है। और भी है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रेवेनकोर, भारतीय महिला बैंक, सब लिख लो, ये सब एसबीआई के ब्रांचेस है। सो ऑल ऑफ द अबव, बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, ट्रेवेनकोर, मैसूर, भारतीय महिला बैंक, सब एसबीआई के ब्रांचेस है। ठीक है, तो ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट योर बैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू आर डूइंग दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कर लेना जितने भी मैट के पीछे दिए हुए हैं। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 5, ओके, सॉरी 4, and with this our EB is entirely over. Soon I am going to conduct a test on this particular chapter. सबसे पहले मैं मैक्रो के ऊपर आपका टेस्ट लूंगी, क्योंकि मैक्रो मुझे लग रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सबसे पहले मैक्रो का टेस्ट होगा, ठीक है। और हम लोग जो है मैक्रो का टेस्ट से करने के बाद फिर एनवायरमेंट और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, दैट्स इट, योर सिलेबस ऑफ EB इज ओवर।